हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद चंचल कुमावत में, जहां पर हम डेली जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन करते हैं। और उससे पहले भी मैं आपके लिए जो है वेरी शॉर्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस को सिर्फ सवाल जवाब के माध्यम से पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उसी को हम डिटेल से अब समझेंगे। कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो इम्पोर्टेंट है कार्बन जो है वो जनरल साइंस के सिलेबस में दिया हुआ होता है। तो कार्बन से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो कार्बन से हमेशा क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है, या तो इसके कोई जैसे मीथेन से आता है कि प्रकृति गैस का घटक कौन सा है, सीएनजी का घटक कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस का योगदान है, तो मीथेन। इस तरीके से ये भी कार्बन का ही क्वेश्चन होता है। एंड हमें यहाँ पर पूछा है कि फुटबॉल के आकार में कौन सा जो है अपरूप व्यवस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपको पता होगा कि ये होता है फ्लोरीन C60, ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैं यदि अपरूप की बात करूं तो कार्बन के 2 प्रकार के अपरूप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप, एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय मतलब जो कठोर होते हैं, ठीक है, और अक्रिस्टलीय मतलब जिनकी शेप जो है वो जनरली फिक्स नहीं रहती है, उनको हम अक्रिस्टलीय में रहते हैं। जैसे कोक है, चारकोल है, काजल है, ये सारे हमारे अक्रिस्टलीय में आते हैं। तो देखो, यदि मैं बात करूं आपके कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, तो आपको याद रखना है 3 है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। और फुलरीन की स्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता चला होगा कैसी होती है, फुटबॉल के जैसी होती है। और ग्रेफाइट जो कि क्या होता है, थोड़ा सा मुलायम भी होता है, पेंसिल बनाने में भी इसका यूज होता है। और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और हीरा जो है ये कठोर होता है और इसमें चमकने की प्रवृत्ति होती है, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फ्लोरीन C60। का आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है फुटबॉल के जैसा। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर, जो कि ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। मतलब जनरली ऊर्जा को जब कॉमर्शियल रूप में हम बोलते हैं तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की कितनी खपत हुई है उस रूप में हम उसको दर्शाते हैं। तो हमें पूछा है कि इसकी जूल में वैल्यू क्या है, मतलब हमको यूनिट इंटरचेंज करना आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान है, 1 किलोवाट घंटा। अब जूल से आप समझ रहे होंगे कि ये MKS पद्धति में पूछा है, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जो यूनिट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम या SI सिस्टम बोलते हैं। अब देखो, किलो का मतलब क्या होता है आपको पता है, 10 की घात 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है वोट जो है वो जूल का ही मात्रक होता है। और घंटा, अब यहाँ पर घंटा का मतलब 1 घंटे से बोल रहा है हमको, तो 1 घंटे का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 60 मिनट होगा और हमको सेकंड में बदलना है। तो हम क्या कर देंगे, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली यहाँ पर आप सोच रहे होंगे वो मैंने किलोग्राम बोला, ये किलोवाट था, तो इसको हमने सिर्फ वॉट में बदला, इसीलिए 10 की घात 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं इसको गुणा करूंगी तो हमारे पास आएगा 3600 इंटू 10 की घात 3। और यदि मैं इसको 3.6, क्योंकि हमें ऑप्शंस इस तरीके से दिए हुए हैं 3.6 के रूप में, तो हमें इसको 3.6 में यदि बदलूंगी तो देखो 3 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये 10 की घात 3 इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही हमें यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था, यदि ऑप्शन में 36 इंटू 10 की घात 5 जूल होता तब भी वो हमारा क्या होता, सही आंसर होता, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल ये रट नहीं लेना है कि इसका वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ होती है, इंटरचेंज करना भी आना चाहिए। इसीलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसलिए इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर? एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है, क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? अब देखो, यहाँ पर प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन की बात की है, ठीक है। तो पादप हार्मोन जो है ये 5 होते हैं, जिसमें से 3 हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं, और 2 हार्मोन जो होते हैं वो संदमक हार्मोन होते हैं। तो देखो टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। पादप हार्मोन जो कि 5 होते हैं, उसमें से 3 हार्मोन जो है ये वृद्धि हार्मोन होते हैं,
वृद्धि हार्मोन, जो पादप की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। और 2 होते हैं संदमक हार्मोन, जो पादप वृद्धि को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इनहिबिटर हार्मोन बोलते हैं इसको अपन। और ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, हमें यही क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो संदमन करता है। तो इसमें हमारे 2 उदाहरण हैं। एक तो है हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और दूसरा होता है इथाइलिन। क्या होता है, इथाइलिन। और इसी तरीके से वृद्धि हार्मोन में मैं बात करूं तो एक होता है हमारा ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, और तीसरा होता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको वृद्धि हार्मोन पूछे तो आपको याद रखना है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। और यदि आपसे इनहिबिटर हार्मोन पूछे, आपसे संदमक हार्मोन पूछे, तो हमारे पास 2 हार्मोन है, पहला एब्सिसिक एसिड एंड दूसरा हमारा इथाइलिन। क्लियर? तो इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा। देखो, एब्सिसिक एसिड जिसको हमने किस में लिखा, संदमक हार्मोन में लिखा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। बाकी सारे साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ये सारे हमारे क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसको हम पीजीआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें 5 आते हैं। पादप हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। तो आपसे पीजीआर भी पूछ सकते हैं कि कौन सा संदमक पीजीआर है, कौन सा जो है वो ग्रोथ पीजीआर है। तो आपको याद रखना है ये वाली सारणी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जो कि पिरामिड से रिलेटेड है। मतलब हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम पिरामिड पढ़ते हैं। पिरामिड में हम या तो जनरली ऊर्जा के आधार पर जीवों को व्यवस्थित करते हैं, या फिर हम संख्या के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, या फिर हम उसकी बायोमास जैव मात्रा के आधार पर उसको व्यवस्थित करते हैं। इन तीनों में संख्या, जैव मात्रा और ऊर्जा में से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। अब देखो, इकोसिस्टम में एनर्जी जो है वो सूर्य की ऊर्जा से जो है वो पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो पर्यावरण में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सनलाइट है। सूर्य से जब ऊर्जा आएगी तो पौधे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फिर उससे आगे से आगे हमारी चेन चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले वीडियो में आया होगा कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा कितनी ट्रांसफर होती है, केवल 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 90% ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर ट्रॉपिक लेवल पर क्या होती है, खर्च हो जाती है, 10% ही आगे ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ऊर्जा का एक दिशा प्रवाह होता है, और प्लस ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में हमेशा क्या होगी, घटेगी या कम होगी। तो इसीलिए घटते हुए क्रम में जब हम जमाएंगे इस तरीके से पिरामिड को, तो देखो ये पहले ज्यादा थी, फिर कम है, फिर कम है। तो हमें ऊर्जा के पिरामिड सदैव ही कौन सी अवस्था में प्राप्त होंगे, सदैव हमको सीधी अवस्था में प्राप्त होंगे, खड़ी अवस्था में प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने पहले भी बताया था, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही चर्चा में आए स्वर्ण चावल या गोल्डन राइस किस पद्धति से विकसित किए गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जिस कंपटीशन एग्जाम में पूछा है वो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके बन गया साइंस का, है ना। क्योंकि गोल्डन राइस है ना, जो कि राइस की जो किस्म थी उसके डीएनए में हेरफेर करके, जिसको हम ट्रांसजेनिक तकनीक बोलते हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसजेनिक तकनीक। अब इसको बनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, ऑब्वियसली हम कोई नई वैरायटी बनाए रहे, इसका मतलब हमारा कोई उद्देश्य है उसके पीछे, है ना। तो उद्देश्य क्या है कि ये गोल्डन राइस जो है ये विटामिन ए से क्या होता है, भरपूर होते हैं। तो कभी हमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण चावल में किसकी भरपूर मात्रा होती है, तो उसमें होती है विटामिन ए की ज्यादा मात्रा। कौन सी होती है, विटामिन ए की ज्यादा मात्रा होती है। विटामिन ए आपको पता है आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसका नाम रेटिनल या रेटिनोल या रेटिनोइक एसिड होता है। और इस विटामिन की ए की कमी यदि हो जाए हमारी बॉडी में तो हमको रतौंधी रोग, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, तो जब हम किसी जीव के डीएनए में हेरफेर करके
यदि नया किस्म या वैरायटी हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं या फिर उसको हम ट्रांसजेनिक टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक और भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्लांट के बीच में हम क्या करवाते हैं, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी कि एक पौधे के परागकण हम दूसरे पौधे पर छिड़क के उसमें निषेचन क्रिया करवाते हैं, देन हमारी नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बाकी आपको पता ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में दो अलग अलग जो हमारे पेरेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एसेक्सुअल में एक सिंगल जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, नए जीव को जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इसमें जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो बिल्कुल एज इट इज अपने पेरेंट के समान होती है, जिसको हम क्लोन भी बोलते हैं। तो चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। और हमारा जो गोल्डन राइस है इसमें हमें पूछा है कि ये किस टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, तो हमारी टेक्निक कौन सी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी ट्रांसजेनिक टेक्निक, बाय ट्रांसजेनिक टेक्निक। क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।